हेलो क्लास 8, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। क्लास 8 हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा, पिछली वीडियो में पढ़ा आपका पार्ट 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को हम पढ़ रहे हैं। साइंस का आपका फर्स्ट चैप्टर है। चलिए पार्ट 2 को स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं किस तरीके से जो इरिगेशन होती है वो क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। किस तरीके से जो इरिगेशन पुराने समय पे की जाती थी और आज के टाइम पे किस तरीके से इरिगेशन की जाती है, किस तरीके से फूड को स्टोरेज किया जाता है और किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम इरिगेशंस की, ठीक है। अभी पिछले हमने वीड्स को हटाने के लिए मैन्योर फर्टिलाइजर का टॉपिक पढ़ लिया था। उसके बाद आता है इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन इज़, देखिए इरिगेशन को समझते हैं। इरिगेशन इज़ द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर फार्म व्हेन नीडेड सम ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स एज फॉलोज। देखिए इरिगेशन पहले एक बार समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। इरिगेशन सिंपल है, जैसे आप अपने घर पे प्लांट लगाओगे, गमले में पौधा लगाओगे तो उसको पानी दोगे ना, उसी तरीके से खेतों में लार्ज क्वांटिटी में वाटर को सप्लाई किया जाता है, ठीक है। उसे हम इरिगेशन कहते हैं। खेतों में जैसे पानी को देना, ठीक है। खेतों में पानी की जरूरत पड़ती है क्योंकि आप क्रॉप ग्रो कराओगे तो उसको वाटर की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो उससे हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो पिछले ज़माने थे, मतलब समझते हो ना, कुछ सालों पहले तो किस तरीके के मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स जिन्हें बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता था। पहला था मेथड होता है आपका मोट। देखिए मोट मेथड क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड अ पुली सिस्टम्स। इसमें क्या होता है ना, आपका जो वेल होता है, कुआं, उसमें से पानी को निकाला जाता है, ठीक है। इस तरह की, इस डायग्राम को आप देख के समझ सकते हो। इसमें क्या हुआ, एक बाल्टी के द्वारा, पुली के द्वारा एक वेल से हम पानी को निकालते हैं और ये कुछ क्यारियाँ बनाकर इस पानी को खेतों तक पहुंचा दिया जाता है। अब ये क्या होता है कि ये जो खेत इस कुएं के पास होंगे उनको तो हम इजीली पानी को पहुंचा सकते हैं बाल्टी से निकाल कर, लेकिन जो कुएं के दूर होंगे उनको हम आसानी से नहीं पहुंचा सकते हैं। आइए एक बार डेफिनेशन को भी देखते हैं। ऑल्सो कॉल्ड अ पुली सिस्टम, इट इन्वॉल्व्स द पुलिंग अप अ वाटर फ्रॉम अ वेल और अनदर सच एज द सोर्सेज टू इरिगेट द लैंड। This is a time consuming and labor intensive process, but it is a very cost efficient also using a most avoid the wastage of water। अब देखिए इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। इसमें फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही कोस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही सस्ते, मतलब इसमें कोई ज़्यादा खर्चा होता ही नहीं है, ठीक है। कम दाम पे इसको हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस का, ठीक है। और इसमें वाटर की कोई वेस्टेज नहीं होती है, ठीक है। वाटर को बिल्कुल वेस्ट मत करिए। तो इसमें क्या होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर भी नहीं होता है। उसके बाद अब क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर कि पुली सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इट इन्वॉल्व द पुलिंग अप वाटर्स फ्रॉम अ वेल और अदर सच अदर सोर्सेज टू इरिगेट्स। मतलब कि वही डेफिनेशन जैसे हमने चीज़ को पढ़ा कि हम क्या करेंगे, एक पुली के द्वारा पहले बाल्टी से वाटर को निकालेंगे और फिर दूसरे एरिया के जो भी हम इस क्यारियों के द्वारा अपने क्रॉप तक, अपनी डेस्टिनी जहाँ पे हम पानी पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पे पहुँचा देंगे, ठीक है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। क्या है कि इसमें लेबर बहुत ज़्यादा लग सकते हैं आपके, ठीक है। लेबर इंसेंटिव कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, दिस इज़ द टाइम कंज्यूमिंग लेबर। और बटवा निकाल दे, चार्ज में लगल बा के कोचिंग देखे बा। अच्छा हाउ पलका लगा जो जल्दी चाट होता है। टेक 2। जो ना रहे पढ़े रहे। टेक 2। चैन पंप क्या होता है, देखिए अ चैन पंप इज कंसिस्टिंग ऑफ द टू लार्ज व्हील्स कनेक्टेड बाय अ चैन। चैन पंप क्या होता है, चैन पंप कंसिस्टिंग ऑफ अ टू व्हील्स कनेक्टेड बाय अ चैन। देखिए इसमें क्या होता है, चैन पंप के अंदर क्या होता है, इस डायग्राम को आप देखो, सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, समझ जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें दो चैनों को ऐड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे गोल एक सर्कुलर व्हील को लिया जाता है और यहाँ पे बाल्टीज को लगाया जाता है। और क्या होता है, जैसे 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 ये चीज़ मूव करती है, आपकी जो बाल्टी का पानी है ऊपर आता है, फिर वो यूज़ किया जाता है उस पानी को, फिर वो नीचे जाता है, फिर यहाँ से पानी को भरा जाता है, फिर वो भरा हुआ पानी ऊपर आता है, फिर उस पानी का यूज़ करते हैं, फिर वो पानी खाली बाल्टी यहाँ पे आती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चैन पंप कहते हैं। ये बहुत ही कम यूज़ होता है। आइए एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। अ चैन पंप कंसिस्ट ऑफ द टू लार्ज व्हील्स कनेक्टेड बाय अ चैन, ठीक है। ये दो व्हील्स हैं, इनको चैन को कनेक्ट किया जाता है।
देयर आर बकेट्स बाल्टियाँ होती हैं अटैच टू द चैन। हम बाल्टियों को अटैच करते हैं, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे एक अटैच है, एक ये इस तरीके से अटैचमेंट होती है। फर्दर बाद में वन पार्ट ऑफ द चैन डिप्स इनटू द वाटर सोर्स। अब एक बाल्टी को डिप किया जाएगा और यहाँ से इसमें पानी आ जाएगा, आपको समझ आ ही गया होगा। एज द विल टर्न द बकेट पिक अप वाटर द चैन लेटर लिफ्ट्स them to upper wheel where the water gets deposit into the source and the empty bucket get carried down back, है ना। एक बाल्टी खाली होगी, फिर वो बाल्टी इस चैन के द्वारा नीचे आएगी, फिर उसमें पानी होगा, फिर पानी के द्वारा ऊपर पानी भरी हुई बाल्टी ऊपर जाएगी, फिर उसका यूज़ हो जाएगा, फिर वो खाली बाल्टी नीचे आएगी। यही प्रोसेस को यूज़ करते हैं, इसे हम चैन पंप कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यूज़ किया जाता था वो क्या था, देखिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल सच एज अ सिमिलर सोर्स। हेयर वी टाई अ रॉप एंड बकेट टू अ पोल। अब इसमें क्या होता है, देखो आप क्या करते हैं, एक ऐसे लकड़ी लेते हैं, लंबी सी पोल लेते हैं, बेसिकली डंडा वगैरह पोल लेते हैं, उसमें बाल्टी को डाल देते हैं, बाल्टी को डुबो देते हैं और इस तरह का कुछ अरेंजमेंट हम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब भी आपको वाटर चाहिए तो इसको हम वेल के अंदर, कुएँ के अंदर इसको डुबोते हैं और फिर यहाँ पे फोर्स लगाते हैं और पानी को ऐसे उठा लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट से क्या होता है कि मैन फोर्स कम यूज़ होती है और इस अरेंजमेंट से इजीली पानी निकल भी जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेकली बोलते हैं। ठीक है, इस पोल के द्वारा बाल्टी को बांधा, अब उसको हमने इसको उठाएंगे तो ये नीचे जाएगी बाल्टी, फिर पानी भरेगा, फिर इसको दबाएंगे तो बाल्टी से पानी ऊपर आएगा। ये प्रोसेस क्या होता था, आपका डेकली होते हैं। ठीक है, एट द अनदर एंड वी टाई अ हैवी स्टिक और अनदर ऑब्जेक्ट सच एज अ काउंटर बैलेंस। ठीक है, काउंटर बैलेंस ये होता है आपका, इसका यूज़ कर सकते हैं आप काउंटर बैलेंस की तरह। ठीक है, एंड वी यूज़ दिस पोल टू ड्रॉ अप वाटर, और इसका यूज़ किया जाता है पानी को निकालने के लिए, और फिर जैसे ही पानी निकल गया बाल्टी से उसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है फोर्थ, राहत यूजेस एनिमल लेवर्स अबव द वेल वी टाई अ लार्ज व्हील। इसमें क्या होता है, एक एनिमल लेवर होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब भी वो एनिमल घूमेगा ऐसे गोल गोल तो इसमें से पानी क्या होगा, निकलता जाएगा। ठीक है, ये नीचे जाएगा, इसमें पानी फिल होगा, फिर ऊपर आएगा, फिर जो ये पानी है वो आपके जो भी नदी हो, मतलब नदी तो नहीं, मतलब जो भी आपने क्यारियाँ बना रखी है उसके अंदर ये पानी चला जाएगा और फिर वहाँ से खेतों में चला जाता है। ठीक है, अब ये जो काऊ हो गया, बैल हो गया, उसके द्वारा किया जाता है। वो ऐसे ऐसे घूमेंगे ना, इसके आसपास आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी, तो ये क्या होगा, ये व्हील क्या करेगी, रोटेट करेगी। जब वो घूमेंगे तो ये व्हील रोटेट करेगी। अब जब ये व्हील रोटेट करेगी तो ये वाली बाल्टी आपकी वाली बकेट नीचे जाएगी, फिर उसमें पानी फिल होगा, फिर ऊपर आएगी, फिर ऊपर आने के बाद उसको हम दूसरी इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एज ऑक्स और बाउल का यूज़ किया जाता है, व्हील टू ड्रॉन वाटर फ्रॉम द वेल। ठीक है, ऐसे ऐसे इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या, राहत है। अब मॉडर्न इरिगेशन मेथड जो आज के टाइम पे हम बेसिकली यूज़ करते हैं, तो सबसे पहला मेथड आता है ड्रिप इरिगेशन। देखिए हमेशा जो साइंस है ना वो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, है ना, जानवरों के लिए, ह्यूमन बींग के लिए, एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। अब मॉडर्न इरिगेशन का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किए बिना इरिगेशन को कर सकें, और सबसे बड़ी बात कि वाटर को वेस्ट ना करें, है ना। आप लोग भी वाटर को बिल्कुल वेस्ट मत करो प्लीज़, सेव करिए वाटर को। तो इसलिए हम मॉडर्न इरिगेशन का मेथड यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला क्या है, ड्रिप इरिगेशन। देखिए आप इस डायग्राम को देख के समझ पा रहे होंगे, इसके अंदर क्या होता है ना, एक पाइप के द्वारा जो आपकी क्रॉप की रूट्स हैं वहाँ पे उन पाइप्स को पहुँचा दिया जाता है और उस वहाँ से क्या होता है, पानी को निकाला जाता है। तो सीधा जो रूट है उसमें पानी पहुँच जाता है, मतलब हर एक पाइप को जो क्रॉप की रूट है ना वहाँ तक ले जाया जाता है और वहाँ से पानी सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई पानी का लॉस नहीं होता। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, इरिगेशन इज़ द मोस्ट यूज इरिगेशन सिस्टम दिस डेज। इस मेथड का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आज के समय में। इन द ड्रिप इरिगेशंस वी ले प्लास्टिक पाइप्स इन अ रो हेयर द क्रॉप और प्लांट्स, दीज पाइप्स हैव अ होल इन दैम। ठीक है, इनके बीच में क्या तो होल्स होते हैं। ठीक है, द वाटर सीप्स फ्रॉम दीज होल्स एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप, हैंस द नेम ऑफ ड्रिप इरिगेशन। वही जो आपको बताया, क्या होगा, छोटे छोटे पाइप्स के द्वारा जो रूट्स होते हैं ना वहाँ तक इनको पहुँचाया जाता है और यहाँ से क्या कहता है, स्मॉल होल किया जाता है, थोड़ा सा छेद किया जाएगा और वहाँ से पानी को उसके रूट्स तक सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस में बिल्कुल वाटर का लॉस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो भी आपका पानी है कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है, वो सीधा आपके रूट में ही जा रहा है। ठीक है, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इरिगेशन मेथड टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें पानी का ज़्यादा लॉस तो होता ही नहीं है। तो ये आपका था ड्रिप इरिगेशन, कि पाइप के द्वारा
आपकी जो भी जड़ होगा ना प्लांट के, वहाँ पर पानी पहुँचा दिया जाएगा छोटे छोटे। उसके बाद स्प्रिंकलर सिस्टम। देखिए इन स्प्रिंकलर सिस्टम क्या, इस डायग्राम को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, फुहारे कहते हैं ना हम भाषा में। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें हाई प्रेशर से पानी निकल रहा होता है, और हाई प्रेशर से पानी निकल रहा तो बहुत दूर तक फैला होता है। तो छोटे छोटे जो बूंदे होते हैं पानी की, वो क्या करते हैं पूरे लार्ज अपने आसपास के एरिया को भिगोती है, वहाँ तक पानी स्प्रेड होता है, ठीक है, हाई प्रेशर के द्वारा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। एक बार डिफाइन को पढ़ते हैं। इन स्प्रिंकलर सिस्टम द पाइप्स कैरी अ वाटर टू सेंट्रल लोकेशंस ऑन द फार्म, द स्प्रिंकल प्लेस देयर डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए अब इसको क्या होता है, स्प्रिंकल सिस्टम हमेशा ना सेंटर में लगाया जाएगा। जैसे मान लो आपका जो भी फील्ड हो, लैंड है, जो भी आपका फार्म है, वहाँ के सेंटर में इसको लगा दिया जाता है, सिस्टम को अरेंज कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, स्प्रिंकलर मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इरिगेशन मेथड टू इरिगेट द अनइवन लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। इन एडिशन स्प्रिंकलर सिस्टम प्रोवाइड द बेस्ट कवरेज ऑफ रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ फार्म। ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे तो नहीं यूज करते हम, लेकिन जो छोटे से जो फील्ड है, लैंड है, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। इसको सेंटर में हम फिट कर देंगे अपने फार्म के, जो भी होगा, और फिर ये क्या होगा, हाई प्रेशर के साथ पानी निकलेगा और सारी जगह फुहारा की तरह, फुहारा जो होता है ना ऐसे ही काम करता है, वो क्या होता है, फैला देगा पानी को। आप डायग्राम को अच्छे से देख के समझ पा रहे होंगे, है ना। उसके बाद आता है वीडिंग प्रोसेस होता था हमारा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो पार्ट था एक यही था ना, ये भी था, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट। देखिए वीड्स क्या होते हैं, जो भी प्लांट्स आप जब से खेती कर रहे हो उसमें क्या होता है, अनवांटेड प्लांट भी ग्रो कर देते हैं, ठीक है। जो भी आपकी क्रॉप है उसमें ना कुछ खरपतवार जिसे बोला जाता है हम भाषा में, तो वो अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना ही हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट डेट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप। क्रॉप्स के साथ साथ जो अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं ना, उससे हम क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। दे कम्प्लीटली विद द क्रॉप अब फॉर वाटर, मिनरल, सनलाइट। अब देखो क्या होगा, अब अनवांटेड प्लांट होंगे तो वो प्लांट्स क्या करेंगे, जब हम पानी डालेंगे, इरिगेशन करेंगे, जब हम उनको न्यूट्रिशन डालेंगे, जब मैनुअर फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, तो वो प्लांट भी ले लेंगे, है ना, जिनकी ज़रूरत नहीं है उन प्लांट्स की। तो वो प्लांट भी क्या करेंगे, पानी पिएंगे, वो प्लांट भी मिनरल खा लेंगे, वो प्लांट भी ना क्या करेंगे, सारी जो फैसिलिटी आप अपने इस प्लांट को दोगे, जो क्रॉप चाहते हो, वो ये फालतू के प्लांट भी ले लेंगे। इसलिए हम इनको प्लांट्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है। और देखिए आपके जो वीड्स होते हैं, इसको हम रिमूव करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप एक कुछ टूल्स आते हैं उनके द्वारा इनको रिमूव कर सकते हो अपनी क्रॉप में से, ठीक है। ये क्या हो, एक क्या देर का, देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके जो अनवांटेड प्लांट है उसका, ये अमरनाथुस नाम का ये होता है, अमरनाथुस नाम का ये है, जो क्या होता है, वेरी कॉमन वीड है। वीड मतलब ये अनवांटेड प्लांट है, विच ग्रो विद ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप। ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्रॉप्स होते हैं ना, उसमें ये अमरनाथुस जो होता है ना, वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ये अनवांटेड प्लांट है, तो इसको हमें रिमूव करना होता है। वीडिंग कैन बी डन मैनुअली यूजिंग ट्रॉल, हॉर्वर, जैसे आपको मैंने बताइए टूल्स के नाम हैं, ठीक है। ड्रिल्स यूजिंग अ सर्टेन केमिकल कॉल्ड अ वीडीसाइड्स। और कई बार हम कुछ केमिकल का भी यूज़ करते हैं जिसे हम वीडीसाइड्स बोलते हैं। उसका यूज़ करने से क्या होता है, ये जो फालतू के अनवांटेड प्लांट्स हैं ना, वो रिमूव हो जाते हैं। उनके नाम दे रखे हैं आपको एग्जांपल में, 2,4-डाइक्लोर ये होता है, 2,4-D होता है, नाम होता है इसका केमिकल का। सम कॉमन वीडीसाइड्स लाइक डेलापोन हो गया, सिनेजाइन हो गया, पिक्लोरोम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी एग्जाम्पल है वीडिंग्स केमिकल की। इसको आप अगर यूज़ कर दोगे अपने खेती के अंदर, क्रॉप के अंदर, तो जो अनवांटेड प्लांट है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकते हैं, या फिर आप उनको ऐसे रिमूव कर सकते हो हैंड पिक करके। तो ये होती थी आपकी वीडिंग। वीडिंग क्या है, अनवांटेड प्लांट, जो फालतू के जो प्लांट ग्रो कर जाएंगे ना, वो होती है आपकी वीडिंग। उसके बाद है पेस्ट। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने देखा भी होगा, आपके घर के जो गमलों में आप प्लांट ग्रो कराओगे वहाँ पे भी ये पेट्स लग जाते हैं। पेस्ट जो भी होते हैं, कीड़े मकोड़े जो आपके लग जाते हैं प्लांट के अंदर, और जो आपकी फसल को डिस्ट्रॉयड करते हैं। देखिए इंसेक्ट्स डेट अटैक क्रॉप एंड डैमेज देम कॉल्ड अ पेट्स। देखिए पेट्स क्या होते हैं, कैन बी कंट्रोल बाय द पेस्टिसाइड्स। इनको हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं, पेस्टिसाइड से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। विच आर पॉइजनस, ये क्या होता है, जहरीले होते हैं, ठीक है, केमिकल होता है। ये क्या होता है, पेस्टिसाइड्स क्या होता है, जहरीला केमिकल होता है। ये डेफिनेशन के बाद ना से पूछी जाती है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हार्मफुल पेस्ट्स होते हैं उनको मारने में मदद करते हैं, किल द पेट्स। अब एज वेल एज देयर eggs and larva but not affected the plants।
अब क्या होता है, इसके जो लार्वा होते हैं, जो आपके ये हार्मफुल कीड़े मकोड़े होंगे, इनके लार्वा और एग्स जो होते हैं वो भी हार्मफुल हो सकते हैं, बट ये प्लांट को इफेक्ट नहीं करते। लेकिन ये जो होते हैं ना, ये इफेक्ट करते हैं। अब इनको किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जिससे सारे पेट्स आपके क्या मर जाते हैं, मर जाते हैं। ये होते हैं आपके पेट्स। क्या होता है, देखिए, हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग एंड गैदरिंग। क्या होता है कि आप जब आपकी क्रॉप मेच्योर हो जाती है ना, तब आप हार्वेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, फसलों को काटते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम जो भी आपकी आपकी जो भी फील्ड में क्रॉप है वो मेच्योर होगी, तो उसके जो भी ग्रेन वाले पार्ट है जिसमें अनाज है उसको अलग कर लेंगे ना, इंपॉर्टेंट पार्ट को, ग्रेन वालों को। और जो भी इनएडिबल चैफ होते हैं, जैसे कि जो इसका भूसा वगैरह होता है ना, जो इसकी परालियाँ वगैरह होती है, उनको क्या किया जाता है, अलग कर देते हैं, ठीक है। कंबाइन हार्वेस्टर एक फॉर्म मशीन होती है जो विच डज बोथ, मतलब वो दोनों कर सकती है। क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेसिंग, काट भी सकती है और अलग भी कर सकती है मेन पार्ट्स को। एक होता है विंड विनोइंग, इज़ अ मेथड सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चैफ। जो भी उसमें जो भी हल्के फुल्के आपके जो चैफ क्या होते हैं, चैफ होते हैं जो पराली होती है ना, फूसा जिसे कहा जाता है नॉर्मली, वो होता है पार्ट, उसको क्या जाता है, थ्रोइंग द मिक्सचर्स इनटू द एयर एट विंड विनोइंग। देखो क्या किया जाता है इस विनोइंग वाले में, इनके अंदर क्या किया जाता है कि जो भी आपकी फसल है और जो भी आपके भूसे वगैरह जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, उनको क्या किया जाएगा, हवा के द्वारा ना पास किया जाता है। तो उससे क्या होता है, जब हवा होता है, विंड जो होती है, उससे जो आपके हल्के पार्टिकल्स होते हैं, जो हल्के जो भी पराली वगैरह जो भी होगी, भूसा होगा, वो तो उड़ के चला जाएगा, लेकिन जो आपका मेन ग्रेन होगा वो नीचे बैठ जाता है, तो उसे हम विंड विनोइंग कहा जाता है। स्टोरेज, देखिए, अब हमने जैसे फूड को ग्रो कराया तो उसको स्टोरेज भी करेंगे, तो क्या होता है, देखिए, स्टोरेज ऑफ फूड्स, आपको पता है जो फूड्स होते हैं उसको स्टोर किया जाता है लंबे समय के लिए, ग्रेन्स को, जो हमारी सिटीज़ में हमें मिलता है दुकानों से, जो हम राशन वगैरह लाते हैं, तो वो किस तरीके से हमें मिलता है, ये स्टोरेज की वजह से ही मिलता है। अब जो भी किसान होता है वो फसल को ग्रो करता है, उसको काटता है, फिर उसको बेचता है, तो वो आके गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करते हैं, स्टोरेज होता है उनकी, ठीक है, उनको ग्रेनरीज बोला जाता है। तो देखिए स्टोरेज के अंदर क्या आता है, स्टोरेज ऑफ अ फूड ग्रेन्स इज इम्पोर्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमें बचाना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, किस से, मॉइस्चर से, नमी से, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हार्मफुल कीड़े मकोड़े, उनसे बचाना होगा ताकि आपके अनाज को ख़राब ना कर सके। इफ़ अटैक्ड बाय माइक्रोब्स, इंसेक्ट, फूड ग्रेन्स माइट लूज देयर द कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेट एंड दे शुड बी स्टोर्ड इन अ मेटेलिक कंटेनर और जूट बैग। अब इनको अगर वो अटैक ना करें, ठीक है, अगर वो अटैक करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरी फसल को, जो भी आपका ग्रेन अनाज उसको ख़राब कर सकते हैं, उसमें इसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट्स की, एक बड़े बड़े मेटेलिक कंटेनर के अंदर उसको क्या किया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। ये देखो, ये जो होता है आपके मेटेलिक कंटेनर्स होते हैं, ये बहुत ही लार्ज स्केल पे बने होते हैं, बहुत दूर तक इनकी जो स्टोरेज होती है ना फैली होती है, और ग्रेनरीज जूट के जो बैग होते हैं उसके अंदर इसे भर कर रखा जाता है। उसके बाद इंक्रीज़ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को आज के टाइम में इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप जानते ही हैं, जिस तरह से देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है डे बाय डे, है ना, लोग बढ़ते जा रहे हैं और फार्मिंग कम लोग करना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को बढ़ावा दे सकते हैं, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ मेथड्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। पहला है क्रॉप प्रोड्यूस कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज, है ना, प्रोड्यूस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, कल्टीवेशन लैंड भी बढ़ती जा रही है, बाय इम्प्रूवमेंट इन मेथड एग्रीकल्चर्स एंड डेवलपिंग बेटर वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप। अब हम क्या कर सकते हैं कि अच्छी तरह के बीज का यूज कर सकते हैं, अच्छे फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन हो उसको इंक्रीज़ कर सके। और एक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है, जो हमारी वैज्ञानिक लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो इन बीजों को डेवलप करते हैं, जिससे हम बोलते हैं हाई ईल्ड, मतलब कि हाई ईल्ड एंड रेजिस्ट टू डिजीज़, कि जो बीमारियों से बचे, जिसमें बीमारी ना लगे और जिसकी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाले अनाज को ग्रो कराया जा सकता है। इस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, ठीक है, जिसमें क्या कहता है, प्लांट की ब्रीडिंग कराई जाती है, मतलब एक सीड लो, दूसरी सीड लो, उन दोनों सीडों को मिक्स करके एक नया सीड बनाना, उससे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, मिक्स करना दो चीज़ों को, ठीक। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती थी, देखिए, एनिमल हस्बेंड्री का होता था ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल फॉर फूड एंड अदर पर्पस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब कि पशुओं को पालना, उनको खिलाना, उनका केयर करना, किसके लिए, अच्छे फूड के लिए और दूसरे पर्पस के लिए, मिल्क के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो उससे हम क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है, ठीक है। क्या एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री वो होता है कि जब हम पालतू जानवरों को पालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको ब्रीड कराते हैं, उनको फीडिंग कराते हैं, खाना बना खिलाते हैं,
ठीक है, किसके लिए, फूड के लिए और दूसरे पर्पस के लिए, ठीक है, एनिमल बेनिफिट्स के लिए, इंसानों के भी बेनिफिट्स के लिए, तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। जैसे कि हमें मीट होता है, एग होता है, ये सब जो हमें कहाँ से मिलता है, चिकन वगैरह होता है, ये सब किससे, फिश कहाँ से मिलती है, एनिमल हस्बेंड्री से मिलती है। सबसे बड़ी बात मिल्क ईल्ड, देखिए आप मिल्क हर कोई आज के टाइम में पी रहा है ना, तो वो कहाँ से आपको मिलता है, ये काऊ, बफेलो, गोट, कैमल, इन सबसे हमें मिलता है। लार्ज स्केल रेयरिंग फिशेस लाइक फिशी कल्चर होता है। फिशी कल्चर क्या होता है, मछली पालन को क्या बोलते हैं, फिशी कल्चर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। जब लार्ज स्केल पे हम मछलियों को पालते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिशी कल्चर बोलते हैं। एंड लार्ज स्केल ऑफ हनी बी को जब पालते हैं उसे हम एपीकल्चर बोलते हैं। नोट कर लो अभी से, एपीकल्चर क्या, मधुमक्खियों को पालन करना, पीसी कल्चर क्या, मछलियों को पालना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीसी कल्चर क्या होता है, मछलियों को पालना, और हनी बी को पालना, हनी के लिए, मधु के लिए पालना, जो भी, उसे हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। उसके बाद आती है एक नाइट्रोजन साइकिल। देखिए साइकिल क्या होती है स्टूडेंट्स, याद रखो, साइकिल वो चलाने वाली साइकिल नहीं होती, ये थोड़ी एक डिफरेंट साइकिल है। देखिए इसको, जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में मिलती है, आकर सॉइल में जैसे मिलती है, फिर दोबारा वो जाके जहाँ से आई है वहीं चली जाती है, उसे हम साइकिल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए बारिश हुई, वो नीचे आई और नीचे भाप बन के फिर ऊपर उड़ गई, ये एक साइकिल हो गई, ठीक है, जहाँ से आई दोबारा वहाँ पे वापस चली गई। इसी तरीके से नाइट्रोजन साइकिल होती है। देखिए एयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, 78, कितना परसेंट एयर में नाइट्रोजन है, 78% क्या होता है, नाइट्रोजन अवेलेबल है। नाइट्रोजन इज़ यूज बाय लाइफ फॉर्म्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियस। देखिए नाइट्रोजन जानते हैं आप, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, एक तत्व है जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। किसके लिए हेल्प करता है, ये प्रोटीन्स जो होते हैं ना, वो नाइट्रोजन से ही बनते हैं, जो दालों के अंदर होते हैं, ठीक है। तो दालों के अंदर जो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग फिक्स यूज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर एफर्ट, है ना। अब पहले प्लांट में जाता है नाइट्रोजन, फिर वो आपके सॉइल में चला जाता है, फिर एनवायरनमेंट, फिर एनवायरनमेंट से सीधा जो आपके बादल वगैरह होते हैं उसमें चला जाते हैं, एनवायरनमेंट में चला जाता है। इस प्रोसेस को देख सकते हैं आप। तो पहले क्या होता है, मान लीजिए ये नाइट्रोजन फिक्सिंग हुई। नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब क्या होता है, एक जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से खींचते हैं और सॉइल में मिक्स करते हैं, और वो फिर सॉइल में मिक्स करने के बाद प्लांट एब्जॉर्ब करता है। अब नाइट्रोजन क्या कर सकता है, देखिए जो आपकी, फिर उसके बाद क्या होता है, जो नाइट्रोजन आपके बैक्टीरिया जो हैं वो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को लेंगे, सॉइल के अंदर मिक्स करेंगे, ठीक है, और वो सॉइल के अंदर जब मिक्स होगा तो प्लांट के अंदर जाएगा, जो प्लांट फिर डेड होगा या फिर काऊ डंग वगैरह हो गया, वहाँ से फिर ये नाइट्रोजन आपके एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट से सॉइल में जाना, सॉइल से फिर एनवायरनमेंट में चला जाता है। अब ये प्रोसेस में हेल्प कौन करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, जो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेके सॉइल में मिलाते हैं, फिर सॉइल से प्लांट को जाता है, फिर प्लांट से एनवायरनमेंट में चला जाता है, या फिर सॉइल से फिर आपके स्काई वगैरह में एनवायरनमेंट में चला जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या था, देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सिंग फ्री नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय ऑर्गेनिजम्स सच एज राइजोबियम। देखिए राइजोबियम, ये नाम जरूर याद रखिएगा। राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपके हेल्प करता है। हेल्प कुछ इस तरीके से करता है कि जो भी आपका एटमॉस्फेयर है ना, उससे नाइट्रोजन को लेगा और आपके जो भी सॉइल होगा उसमें मिक्स कर देगा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मिक्स कर देगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और कौन करता है, ये राइजोबियम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसका नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है, कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन ऑर्गेनिजम्स। अब जो आपके इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन्स है, ठीक है, इनऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन्स है उनको क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। मान लीजिए जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पड़ रहा है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, वो इस फॉर्म में नहीं है कि वो काम लायक है हमारे यूज़ कर सकते हैं उसको, ऐसे फॉर्म में नहीं है। तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है, वो क्या करता है, हमारे यूसेज फॉर्म में जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं। एमोनिफिकेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। ये क्या करता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स इन द सॉइल विद हेल्प टू बैक्टीरिया। अब ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में आपके सॉइल के अंदर मिक्स होते हैं। अमोनिया फिर किस में मिक्स होता है, नाइट्रेट्स में। देखो नाइट्रोजन को सबसे पहले कौन लाता है एनवायरनमेंट से, राइजोबियम। फिर उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, यूजेबल फॉर्म में। फिर उसका यूजेबल फॉर्म वाले को किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। फिर अमोनिया वाले को किस में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट्स में। मतलब इतनी सारी कन्वर्जन होती है तब जाके नाइट्रोजन करता है, मिक्स करता है। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन बाय गैस डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब क्या होता है, लास्ट प्रोसेस क्या है कि जब हमने एनवायरनमेंट से लिया तो एनवायरनमेंट को रिटर्न भी करना है ना,
तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस को दोबारा हम नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और एनवायरनमेंट में दोबारा रिपीट दे देते हैं, ठीक है। नाइट्रेट्स को हमने यूज़ कर लिया, फिर उसको किसको रिटर्न कर दिया, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एनवायरनमेंट को। तो ये होता है, पहले नाइट्रोजन गैस से नाइट्रेट बनाओ, फिर नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस बनाओ, इसी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है।